साल 2001 की बात है। गोल्डमैन सैक्स नाम की एक रेप्यूटेड फाइनेंशियल कंपनी में काम कर रहे जिम ओनील, जो कि एक ब्रिटिश मूल के इकोनॉमिस्ट थे, वो कुछ स्टैट्स को तराशते हैं। स्टैट्स को देखते देखते उन्हें रियलाइज होता है कि अगले 50 सालों में जिन इकोनॉमीज पर आज ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं वो पीछे हो जाएंगी, और वहीं पर कुछ ऐसी इकोनॉमीज हैं जो दुनिया में डोमिनेट करेंगी। इन इकोनॉमीज को वो ब्रिक नाम देते हैं। ब्रिक यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उन्हें लगता है कि यही वो इकोनॉमीज हैं जिनमें तेजी से आबादी भी बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए साल 2050 तक ये डोमिनेंट इकोनॉमीज बनकर उभरने वाली है। जिम ओनील ने तब ये कल्पना नहीं करी थी कि साल 2006 आते आते ये जो ब्रिक नेशंस का वर्ड उन्होंने कॉइन किया है, ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करना शुरू कर देंगे। साल 2009 आते आते रशिया के शहर में ब्रिक नेशंस की पहली समिट होती है। Now staying with overseas events, the first ever BRIC summit is getting underway in Russia. और वहीं साल 2010 आते आते ब्रिक बन जाता है ब्रिक्स, यानी कि एस फॉर साउथ अफ्रीका भी इस गुट का भाग बन जाता है। और आज आलम यह है कि ब्रिक्स भी ब्रिक्स प्लस बन चुका है, जहां पर ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और यूएई जैसे देश भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। एक्सपेक्टेड ये भी है कि सऊदी अरेबिया, जो कि मिडिल ईस्ट का एक बड़ा देश है, वो भी ब्रिक्स का भाग बन सकता है, जिसकी कंफर्मेशन होनी बाकी है। देखिए दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ब्रिक्स की अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है, और आखिरकार वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी बड़े देश हैं वो ब्रिक्स से इतना जलते क्यों हैं? ब्रिक्स की क्या आगे चलकर अहमियत बढ़ने वाली है? इससे रशिया, चाइना और इंडिया जैसे देशों को क्या फायदा और क्या चैलेंजेस सामने आने को देखने मिलते हैं? जानेंगे दोस्तों ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं ई-स्कॉलर्स। ई-स्कॉलर्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल बेस्ड लर्निंग कोर्सेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आज की इस दुनिया में चैट जीपीटी, कैनवा और पब्लिक स्पीकिंग जैसे कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं या फिर कोई बिजनेस ओनर है, इन तरह की स्किल्स को सीख कर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए eScholars.in आपको ऐसे ही स्किल बेस्ड कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में मुहैया करवाती है। अगर आपको इन कोर्सेज को अवेल करना है तो www.eScholars.in को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाकर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, ब्रिक्स का ये जो समूह है ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। इस समूह के अंदर आपको G7 के मुकाबले अलग तरीके से डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जहां G7 में आपको प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज पार्टिसिपेट करती दिखती हैं, जो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में से एक मानी जाती है। वहीं पर अगर हम ब्रिक्स को काउंट करें तो ब्रिक्स के अंदर एक डाइवर्सिफाइड इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन देखने को मिलता है, जहां पर ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका जैसी डेमोक्रेसीज भी हैं, वहीं पर चाइना और रशिया जैसी ऑटोक्रेसीज भी हैं, और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जैसे कि यूएई भी इसका हिस्सा बन चुकी है। अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो दुनिया में किसी एक देश की हेजीमनी नहीं होनी चाहिए। जैसे आज हमें देखने को मिलता है कि एक देश बाकी देशों को कह रहा होता है कि आप इनके साथ ट्रेड मत करो क्योंकि हमने इन पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इशारा सीधे से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप की तरफ है। यानी कि ब्रिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये वेस्ट की हेजेमनी को कम करना और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना करना है। साथ ही में दुनिया में जो ट्रेड हो रहा है इसमें भी सहूलियत लेकर आना ब्रिक्स की मेजर प्रायोरिटी में से एक है। इसी को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रिक्स को अपनी खुद की एक करेंसी लॉन्च कर देनी चाहिए, जो कि डी डॉलराइजेशन में काफी मददगार साबित हो सकती है। डी डॉलराइजेशन यानी कि दुनिया में जो ज्यादातर ट्रेड डॉलर से होता है, यूएस डॉलर से होता है, इसकी जगह ब्रिक्स को अगर आपस में ट्रेड करना है तो ब्रिक्स नेशन आपस में ब्रिक्स करेंसी को यूज कर सकते हैं। हालांकि ये जो ख्वाब है ये अभी बहुत दूर है। हाल फिलहाल में इसको लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन इस पर अभी कोई रेजोल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया है। तो मोटा मोटी बात यह है कि ब्रिक्स नेशंस ये बात जानते हैं कि इन देशों की आपस में कोऑपरेशन करने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इकोनॉमीज बनने वाली है। खासकर इंडिया और चाइना जैसे जो देश हैं वो इस पूरे समूह की जान बनकर सामने आते हैं, क्योंकि दुनिया की ज्यादातर आबादी इन दो देशों में रेसाइड करती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन दो देशों के होने की वजह से भी ब्रिक्स को उसकी ताकत मिलती
मिलती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर ब्रिक्स से आई को निकाल दिया जाए, यानी कि इंडिया को निकाल दिया जाए, तो ये जो पूरा समूह है इसमें चाइना डोमिनेट करता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि चाइना एक डोमिनेंट इकोनॉमी है जो इस पूरे ग्रुप का एक बड़ा पार्ट है। साथ ही में चाइना रशिया को भी बताता है कि आपको किस तरह से कौन से एक्शंस लेने चाहिए, जिस पर रशिया कई बार अमल भी करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह प्रोवाइड करता है इस पूरे समूह को, और अगर इंडिया को इससे हटा दिया जाता है तो बाकी नेशंस की ज्यादा कोई सेइंग नहीं होगी। और यही एक बड़ा रीजन है कि वेस्टर्न मीडिया ब्रिक्स को एक नेचुरल ग्रुप नहीं मानता, क्योंकि पहला तो यहाँ पर डेमोक्रेसीज और ऑटोक्रेसीज एक साथ में इन्वॉल्व हैं। साथ ही में कुछ ऐसे देश भी इसका हिस्सा हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना, जिनके आपस में बॉर्डर में क्लैशेस चलते हैं। इथियोपिया और इजिप्ट भी इस ग्रुप का अब हिस्सा बन चुके हैं, जिनके आपस में संबंध कुछ खास अच्छे नहीं है। हालांकि साल 2024 के 16वें ब्रिक्स समिट के पहले एक बड़ा चमत्कार तब देखने को मिला जब चाइना और इंडिया आपस में कोऑपरेट करते हैं और अपने बॉर्डर क्लैशेस में जो पेट्रोलिंग को लेकर इश्यूज आ रहे थे उन्हें रिजॉल्व करने का फैसला करते हैं, और कहते हैं कि साल 2020 में जिस तरह से पेट्रोलिंग होती थी अब 2024 में वापस से वैसे पेट्रोलिंग होने लगेगी। ये होता है ब्रिक्स के कुछ दिनों के पहले, यानी कि ब्रिक्स समिट जो कि रशिया में होने वाली थी उससे कुछ दिनों के पहले ये एक्टिविटी होती है, जिसके चलते सब लोग कहते हैं कि इसका क्रेडिट व्लादिमीर पुतिन को जाता है। जी हाँ, पुतिन के बारे में कहा जाता है कि पुतिन चाइना और इंडिया को आपस में एक साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो डोमिनेंट फोर्सेस हैं अगर साथ में कोऑपरेट करती हैं तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स वेस्ट का एक बड़ा मुकाबला बन सकता है। और वहीं अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसके साथ अलायंस में आए। हर बार अमेरिका इंडिया को अपना एक एलाय कहता है, जबकि इंडिया अमेरिका को अपना सिर्फ एक पार्टनर के तौर पे ही ट्रीट करता है, क्योंकि इंडिया अलायंसेस फॉर्म नहीं करता है। और वहीं पार्टनर होने का मतलब है कि आपस में हम दोनों सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारे ट्रेड रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, बस वहीं तक ये बात सीमित रहती है। इसी के साथ ब्रिक्स ने साल 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी, जिसके लिए ऑथराइज्ड कैपिटल $100 बिलियन का रखा गया, ताकि ये राइवल कर सके एक तरीके से वर्ल्ड बैंक और IMF को, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। हालांकि इसका अभी जो कैपिटल है बहुत कम है व्हेन इट कम्स टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक, लेकिन अभी भी उम्मीद यह है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बड़ी मदद साबित हो सकता है ब्रिक नेशंस के आपस में फाइनेंशियल कोऑपरेशन के लिए। और इसी के साथ इसका जो कैपिटल है इससे भी साल दर साल बढ़ाने की बात कही जा रही है, इसके अंदर भी मेजर रिफॉर्म्स लाई जाने की बात कही जा रही है। और दोस्तों, ब्रिक्स की खास बात यह भी है कि इसके अंदर जितने भी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया की ऑलमोस्ट आधी आबादी को अपने अंदर एकोमोडेट करते हैं, और दुनिया का 35% जो ग्लोबल जीडीपी है उसके भी हिस्सेदार है, यानी कि दुनिया की 35% जीडीपी को भी ब्रिक्स नेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए भी इस ग्रुप की अहमियत बढ़ जाती है। साथ ही में साल 2024 में पूरे हुए 16वें ब्रिक्स समिट को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बताया जा रहा है। इसके पीछे के कुछ बड़े रीजंस हैं, क्योंकि हर देश को यहाँ कुछ ना कुछ मिलते दिख रहा है। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील को कुछ प्रोमिनेंट इकोनॉमीज का साथ मिल रहा है, उसके देश में इकोनॉमी काफी हद तक स्टेबल होने लग रही है जब से वो ब्रिक्स का हिस्सा बना है। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के बारे में आप जानते हैं कि जब से यूक्रेन पर रशिया ने धावा बोला है, पिछले 2-3 सालों में रशिया को पूरी तरह से एक्सपेल कर दिया गया है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से। साथ ही में उसके बहुत सारे ओवरसीज असेट्स को सीज कर लिया गया है। इसी के अलावा वेस्टर्न नेशंस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया एक तरीके से अलग थलग पड़ चुका था, लेकिन इस बार के ब्रिक्स समिट में देखने को मिला कि दुनिया की कुछ बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, चाइना, ईरान, ये सब रशिया आए और उन्होंने ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें सबके हंसते हुए चेहरे ये दर्शाते थे कि रशिया अलग थलग नहीं हुआ है। अगर दुनिया में रशिया को वेस्टर्न नेशंस का सपोर्ट नहीं मिलता तो रशिया अपना खुद का ही एक ग्रुप फॉर्म कर सकता है। साथ ही में इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो पहले से बेहतर होते दिख रहे हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना ने आपस में बायलैटरल टॉक्स भी हेल्ड किए, जहां पर 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग्स हुई, और ये मीटिंग्स 50 मिनट से ज्यादा चली। अक्सर ऐसी मीटिंग्स 10-15 मिनट के करीब ही होती है, जहां पर फॉर्मल डायलॉग्स ही होते हैं जिन पर अग्रीमेंट्स जताए जाते हैं, लेकिन इस बार ये मीटिंग ज्यादा खास बताई जा रही है। माना यह भी जाता है कि वेस्टर्न नेशंस और अमेरिका कभी नहीं चाहते कि ब्रिक्स कामयाब हो, और इसके लिए इंडिया और चाइना का एक दूसरे के साथ राइवल होना जरूरी है। लेकिन साथ ही में इंडिया नेबरिंग FDI जो कि इंडिया के अंदर आ रही है, इसको लेकर भी अभी बहुत ज्यादा कॉशियस है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का सीधा जवाब ये भी आया कि इस वक्त हम किसी
किसी भी तरह की जो FDI है उसे खुली छूट नहीं दे रहे हैं, उसकी पूरी तरह से जांच होगी, उसके बाद ही उसे अप्रूव किया जाएगा। माना यह जाता है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की ये राय है कि अगर चाइनीज FDI इंडिया के मार्केट के अंदर आती है तो इससे इंडियन मार्केट को फायदा होगा और इंडिया चाइना का जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी कमी आ सकती है। इंडिया चाइना $100 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो FDI है जो चाइना से इंडिया में आती है वो 0.3% के करीब है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें कितनी कमी रहती है। इसी के साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि चाइना जो कि एक डोमिनेंट पावर बनना चाहता है, जो इस वक्त दर्शा रहा है कि वो बहुत बड़े बड़े एक्शंस ले रहा है, हर बार अपनी आर्मी से कहता है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, वो इस ग्रुपिंग को कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। क्योंकि चाइना ने इंडिया के साथ अपने रिलेशन सुलझा लिए हैं, रशिया भी उसकी हद तक काफी काबू में है और बहुत सारे जो नेशंस हैं वो चाइना के साथ अच्छे खासे कोऑपरेशंस रखते हैं, चाइना के साथ उनके ट्रेड भी बेहतर है। ब्राजील की हमने बात करी कि ब्राजील की इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई है, उसके पीछे का रीजन ये है कि ब्राजील को चाइना की तरफ से भी बहुत ज्यादा कोऑपरेशन मिलता दिख रहा है। साथ में ब्रिक्स करेंसी को लेकर एक अफवाह चल रही थी कि किस तरह से ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो गई है, लेकिन वो करेंसी पूरी तरह से नकली है, यानी कि वो सिर्फ एक मॉडल है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह की करेंसी हो सकती है जो आगे आने वाले वक्त में ब्रिक्स नेशन में यूज होगी। लेकिन ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होने ही वाली है। इसके अलावा भी ब्रिक्स नेशंस के लिए एक बड़ा चैलेंज है 5 नवंबर को होने वाले यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स। माना यह जा रहा है कि 5 नवंबर को जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से दुनिया पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो जिस वक्त से वर्ल्ड ऑर्डर चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो माना यह जा रहा है कि दुनिया के ट्रेड में बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो चाइना के ऊपर हैवी एक्शंस लेने की बात करते हैं, साथ ही में वो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ ड्यूटीज बढ़ाने की बात करते हैं अगर वो ट्रेड इक्वल नहीं पाते हैं। तो माना यह भी जा रहा है कि दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आफ्टर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। लेकिन तब तक ये देखना होगा कि किस तरह से ब्रिक्स नेशंस आपस में कोऑपरेट करते हैं और इनका कोऑपरेशन आगे आने वाले वक्त में किस तरह से शेप आउट होता है। और वहीं पर सऊदी अरेबिया को लेकर भी जो चर्चा है वो लगातार चल रही है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन देखना यह है कि किस तरह से ये सारी चीजें टर्न आउट होती हैं। फिलहाल बात यही कही जाती है कि यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश जिस गुट का हिस्सा होंगे वहां पर एनर्जी सिक्योरिटी को काफी बल मिल सकता है, क्योंकि पूरी जो दुनिया की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी को ही लेकर है। एनर्जी वो सेक्टर है जो आगे चलकर बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाने वाला है, पर चाहे वो किसी भी तरफ से आए। क्या लगता है आपको इस पूरे विषय के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया और टाटा, जय श्री श्याम।